जय श्री श्याम दोस्तों, प्लस वन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की। जो लॉटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस है वो क्या होती है, इसका क्यों महत्वपूर्ण है, ये ग्लोब पर क्यों खींची गई है, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि भारत के जो ग्लोब पर स्थिति क्या है, जो भारत देश है वो ग्लोब पर कौन सी जगह स्थित है, इस क्लास के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम जानेंगे कि भारत का विस्तार क्या है, भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है, कौन से अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखा जानने से पहले हम बात करेंगे कि जो ग्लोब है वो किसे कहते हैं। जो अक्षांश और देशांतर रेखा ग्लोब के ऊपर खींची गई है, परंतु ये ग्लोब क्या है दोस्तों, ये तो आप जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो सौर परिवार का एक सदस्य है। तो जो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हमने ग्लोब बना दिया, जो जैसी हमारी पृथ्वी है सेम उसी प्रकार का क्या बना दिया, ग्लोब। ठीक है, तो ये ग्लोब हम कह सकते हैं पृथ्वी का एक क्या है, प्रतिरूप है। जिस प्रकार की पृथ्वी है सेम उसी तरह का ये क्या है, ग्लोब। अब दोस्तों इससे बाद में हम बात करेंगे जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है। किसी ने दोस्तों अंडाकार बता दिया, किसी ने गोल बता दिया, किसी ने सेव के आकार में बता दिया, परंतु जो पृथ्वी का एक्चुअली में जो आकार है वो कैसा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो पृथ्वी है वो एक समान नहीं है। जैसे अंडा होता है वो गोल होता है, कुछ इस तरह का होता है, परंतु ये क्या है, जो इसकी ये परिधि है ये क्या है, एकदम गोल है। परंतु जो हमारी पृथ्वी है वो एकदम गोल नहीं है, कहीं पर पर्वत उठे हुए, कहीं पर नदियां है, कहीं पर झील है। ठीक है, तो कहीं पर जैसे पर्वत उठ गया तो यहां से उठा हुआ है, तो एकदम गोल तो हो नहीं सकता। कहीं पर हिमालय पर्वत है, कहीं पर नदियां है, तो ये एकदम गोल नहीं है। तो इसको हमने एक नाम दे दिया जियोड। तो हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो चलिए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। तो जो अक्षांश रेखा होती है, एक तो मध्य रेखा, ठीक है, इसे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री या विषुवत रेखा कहते हैं। तो पहले हम अक्षांश रेखाओं की परिभाषा की बात कर लेते हैं। ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि ग्लोब से पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा। दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य, भू यानी पृथ्वी, मध्य यानी बीच से, ऐसी रेखा जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है वो मध्य रेखा कहलाती है, अर्थात 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इसे हम विषुवत भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा है दोस्तों जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और एक दोस्तों हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण रेखा की हम बात करेंगे। यहां पर एक आती है 23.5 डिग्री, जो उत्तर की ओर आती है 23.5 डिग्री, उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, जो कर्क रेखा है ये भी क्या है, अक्षांश रेखा। इसके बाद में दोस्तों एक नीचे की ओर आती है 23.5 डिग्री रेखा। कितनी डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ये आ गई 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा होगी दोस्तों, तो दक्षिण में होगी, वो होगी मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो ये अक्षांश रेखा है, जो ये अक्षांश रेखा है ये ग्लोब पर क्यों खींची गई। दोस्तों अक्षांश रेखा का दो महत्वपूर्ण मेन कारण है। जो अक्षांश रेखा है, एक तो तापमान के लिए, एक तो दोस्तों तापमान और जलवायु के लिए, एक तो जलवायु और तापमान के लिए अक्षांश रेखा खींची गई, और दूसरा कारण है विस्तार और आकार जानने के लिए, किसी क्षेत्र का विस्तार और आकार जानने के लिए। दोस्तों मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, तो यहां हम इसकी कैसे पहचान करेंगे, तो इसकी जो ऊपर वाली अक्षांश रेखा देखेंगे और नीचे वाली अक्षांश रेखा देखेंगे, इससे हमारे को इसकी लंबाई का पता चल जाएगा। तो दूसरा जो मुख्य कारण है वो आकार, किसी क्षेत्र का आकार और विस्तार जानने के लिए, तो विस्तार जानने के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आ गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस अक्षांश रेखाओं के ऊपर सूर्य हमेशा वर्ष भर में सीधा चमकता है। तो यहां पर जो तापमान होगा वो उच्च होगा, तापमान अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे और दक्षिण की ओर जाएंगे, तो जो सूर्य की किरण होगी
वो धीरे धीरे क्या होगी, तिरछे पड़ने लगेगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो तापमान होगा वो बहुत कम होगा। तो जैसे हम ध्रुवीय पोल की हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य का तापमान पहुंच ही नहीं पाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा की से दूर जाएंगे तो यहाँ का तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों जलवायु की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अधिक तापमान होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क होगी, फिर धीरे 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 जैसे बढ़ेगी तो फिर अर्धशुष्क, शीतोष्ण, शीत ऐसे होती जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अक्षांश रेखा है उससे तापमान और जलवायु कैसे ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो अक्षांश रेखा है वो ग्लोब के ऊपर कितनी खींची गई है। दोस्तों ये हो गया ग्लोब और इसकी संख्या कितनी है अक्षांश रेखाओं की। दोस्तों हमने एक तो बात की जो बीच से गुजरती है हमारी पृथ्वी के, वो हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद में दोस्तों हम जैसे ही उत्तर की ओर जाएंगे तो यहां पर कितनी रेखा खींची गई है, 90। इसके बाद में दोस्तों नीचे की ओर 90। तो अगर कुल अक्षांश रेखाओं की हम बात करें तो एक तो 90 उत्तर की ओर, 90 दक्षिण की ओर, तो 90 प्लस 90 और एक हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो दोस्तों कुल संख्या कितनी हो गई, 181। तो 90 हम ऊपर की ओर खींचेंगे। जो ये अक्षांश रेखा है ये एक वृत्त के रूप में पृथ्वी के चारों ओर कुछ इस तरह से राउंड शेप में आएगी। तो 90 तो ऊपर की ओर हो गई। एक दोस्तों इसमें जो लास्ट में जाकर ध्रुव के ऊपर एक पॉइंट के रूप में आ जाएगी और ऐसे ही 90 इस तरह से नीचे की ओर आ जाएगी और लास्ट में एक पॉइंट के रूप में दक्षिण की ओर। ठीक है, अगर दोस्तों हम बात करें जो अक्षांश रेखा है ये ध्रुव के ऊपर जाकर एक बिंदु के रूप में बन जाती है। अगर इनको अक्षांश रेखा न माने जो बिंदु के रूप में बन जाती है तो इसके अंदर से आप 2 कम कर दो तो कितनी हो गई दोस्तों, 179 रेखा हो गई। ठीक है दोस्तों, हमने अक्षांश रेखाओं की बात कर ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या कार्य है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये हो गया हमारा ग्लोब और जो ग्लोब है इसके जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, ग्लोब के ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। जो देशांतर रेखा है दोस्तों ये उत्तर से एक बिंदु की ओर से निकलती है और यहाँ पर दक्षिण में एक बिंदु में आकर मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारे ग्लोब के ऊपर ये देशांतर रेखा फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो देशांतर रेखा है ये ग्लोब के ऊपर कितनी है। तो दोस्तों जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ग्लोब के ऊपर 360 देशांतर रेखा खींची है, जिसमें 0 डिग्री भी आ गई। इसके बाद में दोस्तों हमने एक और महत्वपूर्ण देशांतर रेखा रखा है जो है 180 डिग्री। ये महत्वपूर्ण क्यों है, जो 180 देशांतर डिग्री है ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह हमें तिथि बताती है। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण याद रखना, जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और जो 0 डिग्री है ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो मुख्य रेखा है। इसके जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो समय प्लस होगा और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे ये देशांतर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर एक एक देशांतर के बीच में 4-4 मिनट बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर प्लस होगा और इस ओर जाएंगे तो एक देशांतर के अंदर 4 मिनट कम हो जाएगी, क्योंकि जो सूर्य की किरण है वो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में आने में 4 मिनट का समय लेती है। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य सबसे पहले यहाँ पड़ेगा, इसके बाद में एक एक देशांतर छोड़ के 4 मिनट का अंतर देते हुए यहाँ पहुँच पाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही पूछेगा तो टाइम लगेगा, तो एक देशांतर का 4 मिनट आप ऐड कर लेना, तो इधर होगा माइनस, इधर होगा प्लस। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं। तो याद रखना, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आ सकता है, 2 देशांतर की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गौर या गोरे, गौर या गोरे। ठीक है दोस्तों, गौर या लाठी लगाकर हम गोरे कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी होती है। तो याद रखना 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर।
ठीक है दोस्तों, ये एकदम एक्यूरेट नहीं है। जैसे जैसे हम दूरी की ओर जाएंगे तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा, तो यहाँ पर तो कोई दूरी नहीं रहेगी, परंतु जैसे जैसे हम बीच में जाएंगे, भूमध्य रेखा के बीच में जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकी दूरी होगी। तो भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो दो देशांतर के बीच की दूरी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहती है? तो याद रखना 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर रहती है सबसे ज़्यादा। कितनी? 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये एकदम भी में समान नहीं होती है। जैसे जैसे हम दूरों की ओर जाएंगे तो ये क्षेत्र कम होता जाएगा और यहाँ पर आते ही तो ये 0 हो जाएगा और भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपने अक्षांश और देशांतर रेखा समझ ली होगी। इसके बाद में हम दोस्तों बात करते हैं भारत के अक्षांश और देशांतरी विस्तार की। तो भारत है वो कौन से अक्षांश और देशांतर के बीच में स्थित है? दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। तो यहाँ पर नीचे पॉइंट आएगा दक्षिण पॉइंट। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी है और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट है, परंतु ये हमारा एक्यूरेट नहीं है। इससे पहले हमारे भारत के कुछ हिस्से और आते, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आते। तो यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। दोस्तों कितनी है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो यहाँ पर आएगा उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? 6 डिग्री 4 मिनट। यहां पर इस क्षेत्र का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं भारत के ऊपर वाले अक्षांश रेखा की। ठीक है, तो यहां पर ऊपर आएगी 37 डिग्री 6 मिनट। दोस्तों कितनी आएगी? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहां पर जो क्षेत्र है इसका नाम है दोस्तों इंदिरा कोल। तो यहां पर जो क्षेत्र है इसका नाम है इंदिरा कोल। तो भारत के उत्तरी पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कोल। और ये कितनी डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब दोस्तों हमने अक्षांश रेखा की बात कर ली, अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, तो ये 2 देशांतर रेखा हो गई। तो ये जो देशांतर रेखा है ये दोस्तों है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सी देशांतर रेखा? पूर्वी देशांतर, क्योंकि तो कुछ इस तरह से हमारा भारत पृथ्वी के ऊपर स्थित है। तो ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश और उत्तर की ओर स्थित है। और हमने बात की थी उत्तर में कौन सी अक्षांश रेखा? 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये हो गई हमारी 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमने बात की 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये मान लीजिए 37 डिग्री 6 मिनट हो गई। तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे भारत की स्थिति यहाँ पर भी हो सकती है। यहाँ पर जैसे हम देशांतर रेखा का पता लग जाएगा तो हम भारत की स्थिति जान लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, तो भारत की देशांतर रेखा है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पर 0 डिग्री हो गई, तो इसके इधर और आएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए 68 डिग्री 7 मिनट। इसके बाद में दोस्तों इस पॉइंट की हम बात करें तो यह है 97 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों कितना है? 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर है, तो जो पूर्वी देशांतर है वो इधर आएगा। तो ये तो हो गया 68 डिग्री 7 मिनट और ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट। ये क्या हो गया? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर बात करें तो भारत यहाँ पर स्थित है, तो आप अपने ग्लोब के ऊपर कुछ इस तरह से भारत को दर्शा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।